Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। NumPy के सीरीज में आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन क्या होता है ना, उसको एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे शेप क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस का यूज़ कहाँ पे होता है और क्यों होता है ना। तो हम लोग एग्जाम्पल से देखेंगे, समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग के रूल्स क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे ब्रॉडकास्टिंग के जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग पॉसिबल होता है। उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखेंगे जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग फेल होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग का क्या एडवांटेज होता है ना, इस कॉन्सेप्ट का क्या एडवांटेज होता है इन नमपाई। और फिर हम लोग देखेंगे एक लास्ट कॉन्सेप्ट वेक्टराइजेशन है ना, वेक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे वेक्टराइजेशन फास्टर क्यों होता है, उसके रीजन्स को हम लोग समझेंगे। और उसके बाद हम लोग देखेंगे परफॉर्मेंस कंपैरिजन बिटवीन वेक्टराइजेशन वर्सेस लूप है ना। तो हम लोग किसी टास्क को पहले हम लोग वेक्टराइजेशन से इम्प्लीमेंट करेंगे और दूसरा फिर हम लोग उसको लूप से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। वेक्टराइजेशन मतलब यूजिंग नमपाई का बिल्ट इन जो फंक्शंस होता है ना, उसके हेल्प से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिर हम लोग इसका कंपेयर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सिक्यूशन टाइम है ना। तो ये होगा हमारा आज का टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज डायमेंशन है ना। तो डायमेंशन हमने ऑलरेडी देखा है कि किसी भी नम पाई एरे का हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं है ना। तो डायमेंशन आपको बताता है कि जो आपका नमपाई एरे उसमें कितने एक्सिस हैं है ना, या फिर कितने लेवल ऑफ नेस्टिंग है ना। तो अगर मैं नमपाई डॉट एरे जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन होता है उसके हेल्प से अगर मैं एरे क्रिएट करूं और उसमें मैं इनपुट दूं एक इंटीजर वैल्यू, तो इट विल क्रिएट जीरो डायमेंशन नमपाई एरे। अगर उसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ इंटीजर पास करूं तो इट विल गिव वन डायमेंशनल नमपाई एरे। और अगर उसके अंदर अगर मैं टू डायमेंशनल लिस्ट पास करूं, इसका डायमेंशन क्या है, टू है, क्योंकि दो कंटिन्यूअस ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो इसका डायमेंशन टू है। तो इट विल गिव टू डायमेंशनल नमपाई एरे है ना। और अगर मुझे थ्री डायमेंशनल नम पाई एरे क्रिएट करना है तो दिस इज वन एग्जांपल जिसमें हम लोग नम पाई डॉट जीरोस एक फंक्शन होता है जिससे कि हम लोग एक टेंसर क्रिएट करते हैं ऑफ डायमेंशन 2x3x4 है ना। तो हमने देखा कि जो जीरो डायमेंशनल डेटा उसको हम लोग स्केलर बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल वाले को वेक्टर बोल सकते हैं मैथमेटिकली, टू डायमेंशनल जो नम पाई एरे होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं, और जो थ्री डायमेंशनल या हायर डायमेंशनल डेटा होता है उसको हम लोग टेंसर बोलते हैं, ठीक है। तो टेंसर जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप टेंसर फ्लो पढ़ोगे या पाइटॉर्च पढ़ोगे है ना। तो ये कॉन्सेप्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा शेप क्या होता है। हमने डायमेंशन देखा कि मैट्रिक्स का डायमेंशन टू होता है, एरे का वन होता है ना। और अगर थ्री डी नमपाई एरे होता है ना, इसको हम लोग टेंसर भी बोलते हैं, तो उसका डायमेंशन होता है थ्री है ना। तो शेप क्या होता है, तो शेप आपका बताता है कि हर एक जो डायमेंशन है उसके अलोंग एरे का आपका साइज क्या है, ठीक है। और उसका जो आउटपुट होता है शेप का दैट विल इन द फॉर्म ऑफ टपल है ना। तो अगर कोई वन डायमेंशनल नम पाई एरे है तो अगर मैं उसका शेप प्रिंट करूंगा तो इट विल प्रिंट लाइक दिस है ना। एक टपल ऑफ वैल्यूज होता है और वन डायमेंशनल में वन वैल्यू होता है, टू डायमेंशन में टू वैल्यू होता है और थ्री डायमेंशन में थ्री वैल्यूज होता है ना। तो तो अगर मैं वन डायमेंशनल नम पाई एरे को प्रिंट करूंगा तो इसका आउटपुट इस तरीके से टपल में प्रिंट होगा, जो कि बताता है कि इट इज़ वन डायमेंशनल एरे जिसमें कि फाइव एलिमेंट हैं, ठीक है। अगर मैं टू डी नम पाई एरे का शेप प्रिंट करूँ और अगर वो 3,4 प्रिंट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा टू डायमेंशनल एरे है उसमें तीन रो हैं और चार कॉलम है, ठीक है। और अगर मैं थ्री डायमेंशनल एरे को प्रिंट करूं तो इट विल आउटपुट लाइक दिस 2,3,4। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास दो ब्लॉक हैं, दो ब्लॉक या बोल सकते दो मैट्रिक्स है ना, दो मैट्रिक्स है इस तरीके से जो कि ओवरलैप करता है
एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है और हर एक जो मैट्रिक्स है उसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम है और मेरे पास टोटल 2 मैट्रिक्स है ना? तो मैट्रिक्स का साइज़ क्या है, डायमेंशन क्या है 3, 4 और नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2। तो इस तरीके से हम लोग 3 डायमेंशनल जो एरे होता है, इस तरीके से हम लोग उसका शेप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो शेप एक टपल होता है और डायमेंशन एक सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू होता है, ठीक है? तो अगर डायमेंशन 3 है तो शेप विल बी ए टपल ऑफ फॉर्मेट 3a, b, c, है ना? ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट जो कि होता है एक्सिस। तो एक्सिस बताता है ए पार्टिकुलर डायमेंशन अलोंग विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, है ना? ऑपरेशंस मतलब ऐड, है ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है? तो अगर मैं numpy का कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करता हूँ तो उसमें मुझे एक आर्गुमेंट देना होता है कि आप किस एक्सिस के अलोंग उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हो। तो अगर मैं सम करना चाहता हूँ तो मैं किस एक्सिस के अलोंग सम करना चाहता हूँ, ठीक है? तो एक्सिस के रूल्स क्या होते हैं इन numpy, है ना? तो एक्सिस नंबर इंक्रीजेस विथ डेप्थ ऑफ डायमेंशन, है ना? तो जैसे जैसे डायमेंशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्सिस नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है? क्लियर है? इसको एग्जांपल समझते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ एक्सिस 0, मतलब वो फर्स्ट डायमेंशन को बताता है, सबसे बाहर वाला जो एरे होता है ना या लिस्ट होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? जैसे अगर मैं लिखूँ 1, 2, 3 और उसके बाद 4, 5, 6, है ना? तो अगर मैं एक्सिस 0 का बात करूँ ना तो एक्सिस 0 में आ जाएगा दिस इज़ वन आइटम, दिस इज़ अनदर आइटम, ठीक है? ये हुआ हमारा एक्सिस 0। तो यहाँ पे आप देखोगे 2D में एक्सिस मतलब रो, है ना? रो 0 एंड रो 1, है ना? अगर मैं बोलूँ एक्सिस 1 तो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉलम्स। दिस इज एक्सिस 1। एक्सिस 1 में दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2 एंड दिस इज कॉलम नंबर 3, है ना? दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस 1, है ना? तो सबसे बाहर वाला डायमेंशन को लोग बोलते हैं एक्सिस 0, उसके अंदर वाले डायमेंशन को बोलते हैं एक्सिस 1 और उसके भी अंदर वाले डायमेंशन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस 2, ठीक है? तो जब हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, है ना? तो अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशंस कोलैप्स द गिवन एक्सिस, मीनिंग एलिमेंट अलोंग दैट एक्सिस आर कंबाइंड एंड द एक्सिस डिसअपीयर्स इन द रिजल्ट, है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप इसको दिमाग में नोट कर लेना और इसके हेल्प से आप बहुत सारे जो numpy का बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे एक एग्जांपल को समझते हैं। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास एक 2 डायमेंशनल numpy एरे है ना? और अगर मैं इसमें सम करता हूँ एक्सिस 0 के अलोंग, है ना? एक्सिस 0 मतलब क्या? आप देखोगे फर्स्ट डायमेंशन या आउटर मोस्ट, ठीक है? तो सबसे बाहर वाला जो एरे होता है ना उसके आइटम्स फर्स्ट डायमेंशन में आते हैं, एक्सिस 0 में आते हैं, ठीक है? तो दिस इज़ ये वाला जो एरे है दिस इज़ आइटम 0, है ना? ऑफ एक्सिस 0, दिस इज़ आइटम 1 ऑफ एक्सिस 0, है ना? तो ये जो एरे है ना, ये जो numpy एरे इसका शेप क्या है? 2 क्रॉस 3, मतलब इसमें 2 रो हैं, 3 कॉलम है, या बोल सकते हो इसको आप कि डायमेंशन 0 में 2 हैं, डायमेंशन 1 इसका 3 है ना? तो अगर मैं सम करता हूँ एक्सिस 0 के लॉन्ग तो क्या होगा कि एक्सिस 0 जो होगा वो कोलैप्स हो जाएगा, है ना? तो कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे कि कोलैप्स होगा? तो एक्सिस 0 मतलब ये हुआ कि इसका शेप है 2 क्रॉस 3, है ना? और अगर मैं एक्सिस 0 के अलोंग कुछ ऑपरेशन करता हूँ तो इसका आउटपुट शेप होना चाहिए सिर्फ 3, है ना? तो इस बात का सबसे पहले मुझे ध्यान देना है और उसके अकॉर्डिंग मुझे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है? तो अगर मैं एक्सिस 0 के अलोंग सम कॉल करता हूँ तो इसका आउटपुट 2 क्रॉस 3 से हो जाता है सिर्फ 3 हो जाता है। मतलब क्या होगा कि सिर्फ 3 मतलब कॉलम्स रहेंगे, रो गायब हो जाएंगे, है ना? मतलब क्या होगा कि अगर मैं numpy डॉट सम करता हूँ तो 1 4 का सम 5, 5 2 का सम 7 और 6 3 का सम 9, है ना? तो अगर आप इसका डायमेंशन देखोगे तो क्या डायमेंशन इसका है? सिर्फ 3 है, मतलब सिर्फ 3 कॉलम्स हैं, है ना? तो अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं मैट्रिक्स पे बात करता हूँ और मैट्रिक्स में मैं बोलता हूँ सम करो अलोंग एक्सिस 0, मतलब आप कॉलम बाय सम करो,
है ना। एक्सिस जीरो ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, रो जीरो, रो वन। लेकिन अगर मैं बोलूँ एक्सिस जीरो तो आप कॉलम वाइज सम करो, है ना। और इसका आउटपुट क्या होगा वो इससे आप निकालोगे कि ऑपरेशन जिस एक्सिस में होते हैं वो एक्सिस कोलैप्स हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप सम करोगे तो ये हो जाएगा 145, 527 और 639, है ना, है ना। और जब अब इसका आप सेव प्रिंट करोगे ना, जब आप इसका सेव प्रिंट करोगे तो इट विल जस्ट 3 एक नंबर होगा, है ना। और अगर यही ऑपरेशन को मैं एक्सिस 1 के अलॉन्ग करूँगा, एक्सिस 1 के अलॉन्ग, तो इसका पहले डायमेंशन क्या था, 2 क्रॉस 3 था। और एक्सिस 1 के अलॉन्ग करूँगा तो इसका जो एक्सिस 1 या डायमेंशन 1 है वो कोलैप्स हो जाएगा, तो इट विल जस्ट बी 2। तो ये 2 डायमेंशन कैसे आएगा आउटपुट, तो ये तभी आ सकता है जब आप इस तरीके से सम करो, है ना। इस तरीके से अगर आप सम करोगे तभी इसका आउटपुट डायमेंशन 2 होगा, है ना। तो जब आप सम करोगे तो 1, 2 और 3 का सम 6 और 4, 5, 6 का सम 15, है ना। तो इसका आउटपुट क्या होगा, डायमेंशन सिर्फ 2 होगा, है ना। तो आपने देखा कि 2D एरे केस में हम लोग कैसे किए। आप इसको कभी भी रो और कॉलम से याद मत करना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। आप हमेशा देखना कि जो एक्सिस जीरो होता है मतलब वो सबसे आउटर मोस्ट वाला, सबसे जो आउटर मोस्ट वाला जो डायमेंशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस जीरो, है ना। और उसके बाद होता है एक्सिस वन, उसके उससे इनर वाला डायमेंशन, और उसके बाद होता है एक्सिस टू, है ना। नहीं तो अगर आप इस तरीके से याद करोगे ना कॉलम वाइज रो वाइज तो आप चीज़ों को कन्फ्यूज़ कर दोगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग 3D एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर मैं ये लिखूँ कि numpy डॉट एरे और इसके अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, एक 3D लिस्ट पास कर रहा हूँ, है ना, 3D लिस्ट पास कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसका सेव प्रिंट करूं तो इट विल बी 2,2,3। तो चलिए हम लोग डिराइव करते हैं ये कैसे आता है। तो हमने देखा कि ये 3D एरे है, तो 3D एरे का जब हम लोग सेव प्रिंट करेंगे तो इट विल इन फॉर्मेट ऑफ A, B, C। तो A, B, C कैसे डिराइव होता है ना। तो सबसे जो आउटर मोस्ट एरे है ना, उसमें कितने आइटम्स हैं, आइटम्स इसमें 2 आइटम्स हैं, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि we have an outermost array of 2 items, ठीक है, and every item is a matrix या 2D array बोल सकते हो of dimension 2,3, है ना। क्यों, क्योंकि आप हर एक आइटम देखोगे ना, आप हर एक आइटम देखोगे उसमें कितने रो हैं, 2 रो हैं, 3 कॉलम है ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे 2 लिस्ट हैं और हर एक लिस्ट में 3 आइटम है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास जो ये numpy एरे है इसमें मेरे पास 2 आइटम है और हर एक आइटम में मेरे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है ना। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक के ऊपर दूसरा, है ना। और हर एक मैट्रिक्स का डायमेंशन जो है वो है 2 क्रॉस 3, है ना। इसको इस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो सेप वही बोल रहा है, सेप बता रहा है कि कितने ब्लॉक हैं या कितने आप बोल सकते हो इसमें मैट्रिक्स हैं और हर एक मैट्रिक्स में कितने रोज हैं। तो हर एक मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है ना। तो जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो पर ब्लॉक होंगे और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो पर रो होंगे, ठीक है। इस बात का हमेशा आप ध्यान देना, ठीक है। तो ये जो हमारा numpy का 3D एरे है, अगर मैं इस पर परफॉर्म करता हूँ सम, numpy का सम फंक्शन कॉल करता हूँ along एक्सिस जीरो, है ना। तो along एक्सिस जीरो अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो पहले इसका डायमेंशन था 2,2,3 था। तो अगर मैं एक्सिस जीरो के अलॉन्ग परफॉर्म करूँगा तो जो एक्सिस जीरो के अलॉन्ग जो डायमेंशन है वो डिसअपियर हो जाएगा और इसका जो आउटपुट होगा वो होगा 2,3। ये इसका आउटपुट डायमेंशन होगा। तो कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, तो आप ये बात देख सकते हो कि ये जो 2,3 है ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स या 2D एरे है ना। तो ये कैसे होगा कि आप इसको देखो, ये यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे मेरे पास 2 मैट्रिक्स हैं इक्वल डायमेंशन का। तो आप क्या करो कि दोनों जो मैट्रिक्स है ना इसको मैं बोल दूँ m1 और इसको m2। तो m1 प्लस m2 कर दो और m1 प्लस m2 इस तरीके से करो कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करो। 1 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ, 3 को 9 के साथ, 4 को 10 के साथ,
5 को 11 और 6 को 12 के साथ। इस तरीके से आप सम परफॉर्म करो, है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग सम परफॉर्म करेंगे तो दिस विल बी द आउटपुट, और इसका जो आउटपुट डायमेंशन होगा वो हो जाएगा 2x3। तो पहले डायमेंशन क्या था, 2x3 था, और जब हम लोग एक्सिस 0 के लॉन्ग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक्सिस 0 डिसअपियर हो जाएगा और इसका जो आउटपुट डायमेंशन होगा वो 2x3 होगा, ठीक है। तो एक्सिस 0 मतलब ये बोलो कि हर एक मैट्रिक्स या फिर ब्लॉक बोलो, हर एक ब्लॉक के इंडिविजुअल या कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम परफॉर्म करना है, ठीक है। और अगर हम सेम ऑपरेशन को एक्सिस 1 के लॉन्ग परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं। तो पहले हमारा डायमेंशन था 2x3 था, तो एक्सिस 1 के लॉन्ग परफॉर्म करना है, मतलब ये जो सेकेंड डायमेंशन है ये गायब हो जाएगा और इसका आउटपुट डायमेंशन होगा 2x3, है ना, ये डायमेंशन होना चाहिए। मतलब ये हुआ मुझे एक्सिस 1 के अलोंग सम करना है, एक्सिस 1 के अलोंग सम करना, तो कैसे सम होगा, है ना। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे बाहर वाला जो डायमेंशन है ना, आउटर मोस्ट डायमेंशन, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। मतलब ये होगा कि सबसे बाहर वाला मेरे पास 2 आइटम थे, है ना, सबसे बाहर 2 आइटम थे, तो मुझे बिटवीन दोनों आइटम के बीच में ऑपरेशन नहीं करना है। आइटम 1 का ऑपरेशन मैं अलग करूँगा, आइटम 2 का ऑपरेशन अलग करूँगा, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो सबसे बाहर जो 2 डायमेंशन था ना, जो आइटम 1 और आइटम 2, तो उसका डायमेंशन डिस्टर्ब नहीं होगा, तो द फर्स्ट डायमेंशन विल नॉट गेट डिस्टर्ब, है ना। तो अब क्या करेंगे कि मुझे 2 आइटम के बीच में कुछ भी सम नहीं करना है, तो मुझे विथिन ईच आइटम मुझे सम करना है, ठीक है, विथिन ईच मैट्रिक्स सम करना है। तो कैसे करेंगे, जब आइटम 1 है और मैंने लिखा एक्सिस 1, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कितना डायमेंशन 2x3 है और इसका भी डायमेंशन 2x3 है ना। तो मुझे 2 को डिसअपियर करना है, तो 2 डिसअपियर कैसे होगा, जब मैं इसको इससे सम करूंगा, इसको इससे और इसको इससे सम करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से सम कर दूंगा ना, तो ये हो जाएगा 5, 7 और 9, और अगर नीचे वाला पे आ जाएंगे तो वो हो जाएगा 17 और 19 और 21, है ना। और इसको मैं फिर से एक आइटम मान लूंगा। तो इस तरीके से अब देखोगे कि जो अंदर वाला जो मैट्रिक्स था ना, आइटम 1 और आइटम 2, तो अगर मैं उसको इस तरीके से सम करूंगा तो जो डायमेंशन 1 होगा, है ना, या मैट्रिक्स का जो फर्स्ट डायमेंशन होगा 2x3, तो ये डायमेंशन 2 गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ भी गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सिस 1 के लॉन्ग ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अगर मैं एक्सिस 2 के लॉन्ग परफॉर्म करता हूँ तो क्या होगा कि पहले शेप था 2x3, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद ये 3 गायब हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस 2 के लॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो 3 गायब हो जाएगा और आउटपुट शेप शुड भी 2x2। तो इसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स है ना। तो सबसे बाहर वाला जो आइटम्स है उसके बीच में कुछ ऑपरेशन नहीं होगा, है ना, कुछ ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद हर एक जो मैट्रिक्स है, इसका मैट्रिक्स का डायमेंशन 2x3 है और इसका भी डायमेंशन 2x3 है ना। तो मुझे 3 को डिसअपियर करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी आप किसी डायमेंशन के अलॉन्ग कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो वो डायमेंशन का वैल्यू वो डिसअपियर होता है। तो ये डिसअपियर कब हो सकता है, किस कंडीशन में डिसअपियर हो सकता है, अगर मैं सम को इस तरीके से परफॉर्म करूँ तो वो डिसअपियर हो सकता है। तो इसका सम क्या होगा, 3, 2, 5, 1, 6 और 15, और नीचे वाले का सम कितना होगा 24 एंड 33, है ना। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हर एक डायमेंशन के लिए ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है। तो ये ट्रिक पॉइंट हमेशा याद रखना, ठीक है। ट्रिक पॉइंट ये है कि जब भी ऑपरेशन होता है तो वो कोलैप्स कर देता है द गिवन एक्सिस। अगर मुझे एक्सिस 0 के लॉन्ग कुछ ऑपरेशन करता हूँ तो वो एक्सिस 0 या डायमेंशन 0 को कोलैप्स कर देगा। अगर मैं एक्सिस 1 के लॉन्ग ऑपरेशन करता हूँ तो वो एक्सिस 1 के लॉन्ग डायमेंशन को कोलैप्स कर देगा। तो अभी हमने सिर्फ सम पे किया है ना। सिमिलर ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं फॉर मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, है ना, मॉडुलो, ये सारे चीज़ों पे हम लोग सेम एक्सिस वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि डायमेंशन का मतलब होता है हाउ मेनी एक्सिस, है ना, 1, 2, 3। तो 1 डायमेंशन में एक्सिस 1 होता है, 2D में 2 होता है, 3D में 3 होता है, ठीक है। और शेप बताता है कि हर एक एक्सिस के अलॉन्ग क्या साइज है, कितने आइटम्स हैं, है ना। तो 1 डायमेंशनल का जो शेप होगा इट विल बी टपल ऑफ 1 वैल्यू। 2D का शेप होगा A, B, और 3D का शेप होगा A, B, C, ठीक है। और एक्सिस बताता है
कि डायरेक्शन अलोंग विच ऑपरेशंस आर अप्लाइड। अगर आप कोई नंपाई का बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हो टू डू सम ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, तो वो किस एक्सिस के अलोंग होता है, किस डायरेक्शन के अलोंग होता है, वो हमारा हमें बताता है वो एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इन नंपाई, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होता है ब्रॉडकास्टिंग। तो अगर मैं ये लिखूं 1 2 3, ये एक नमपाई एरे है, और उसमें मैं अगर कुछ स्केलर ऐड करता हूँ ना, तो जब आप इसको परफॉर्म करोगे तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, इट विल बी 6 7 एंड 8। तो ये कैसे होता है, तो ये ऐसे होता है कि ये स्केलर वैल्यू है ना, तो इसमें कंपेटिबल बनाने के लिए, है ना, दिस इज ऑपरेंड 1, दिस इज ऑपरेंड 2, तो ऑपरेंड 2 को ऑपरेंड 1 से कंपेटिबल बनाने के लिए इसको ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कि सिमिलर साइज का ये नया एरे क्रिएट करेगा जिसका वैल्यू हो जाएगा 5,5,5। तो अगर ये इस तरीके से हो जाएगा तो फिर हम लोग ईजिली इसको सम कर सकते हैं। सम हो जाएगा 6 7 एंड 8, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है ब्रॉडकास्टिंग में। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप मैथमेटिकली बात करो, है ना, तो एज पर मैथमेटिक्स आप किसी भी दो मैट्रिक्स या किसी भी दो एरे को आप तभी सम कर सकते हो जब उसका डायमेंशन मैच होता है। सेम चीज़ें डिफरेंस में अप्लाई होगा, सेम चीज़ें प्रोडक्ट में अप्लाई होगा। ठीक है, आप किसी भी दो मैट्रिक्स का आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन आप तभी कर सकते हो जब उसका डायमेंशन मैच होता है। ठीक है, तो अगर डायमेंशन मैच नहीं होता है तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग नमपाई ट्राई करता है कॉम्पेटिबल बनाने का ताकि सम या डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। जब मैं इसमें एक इंटीजर ऐड करता हूँ ना, तो नमपाई चीज़ों को स्मार्टली हैंडल करता है और जो एक सिंगल इंटीजर वैल्यू था उसको वो कन्वर्ट कर देता है एक एरे में ऑफ वैल्यूज लाइक दिस, और उसके बाद वो इसमें सम कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें कॉन्सेप्चुअली होती है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे वो एक्सपेंशन नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से वो नमपाई मेमोरी को सेव करता है। ये सारे को हम लोग देखेंगे कैसे होता है। तो अगर मैं उसी तरीके से, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6, और मैं दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ 10 20 और 30, और अगर मैं इसका सम परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैथमेटिकली सम इज़ नॉट पॉसिबल। मैथमेटिकली सम पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दो एरे को, है ना, ये 2D एरे, ये 1D एरे, अगर आप किसी दो एरे को सम करना चाहते हो तो उसका डायमेंशन मैच होना चाहिए एंड उसका शेप भी मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको पॉसिबल करने के लिए नमपाई क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है। ठीक है, तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या करता है कि जो अपर वाला डायमेंशन है उससे मैच करता है छोटे वाले डायमेंशन को एक्सपेंड करके, और इस तरीके से ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो अगर मैं इसका डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन है 2x3 और इसका डायमेंशन है 1x3, तो आप देखोगे कि जो सेकेंड वाला जो ऑपरेंड है ना, उसका जो फर्स्ट डायमेंशन है दैट इज लेस देन दिस, है ना। तो वो क्या करेगा, वो उसको एक्सपैंड कर देगा। तो ये हो जाएगा 10 20 30, और ऊपर भी हो जाएगा 10 20 30, और उसके बाद क्या करेगा कि इसको ले लेगा एज ए ऑपरेंड 2 और इसको लेगा एज ए ऑपरेंड 1, और दोनों का सम परफॉर्म करके एंड दिस विल बी द आउटपुट। तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग जो होता है, डायमेंशन को जो एक्सपैंड करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, है ना। तो क्या रूल्स होते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले कंपेयर शेप फ्रॉम द लास्ट डायमेंशन टू द फर्स्ट डायमेंशन। जब भी आप ब्रॉडकास्टिंग करने जाते हो तो हमेशा लास्ट डायमेंशन से शुरू करो कंपेयर करना, है ना। जैसे अगर 2x2 है और 4x1 है, तो जब आप कंपेयर करोगे ना ब्रॉडकास्टिंग करेंगे तो सबसे लास्ट वाले डायमेंशन से शुरू करना है। ठीक है, तो देखोगे कि जो लास्ट डायमेंशन है ना, यहाँ पे वैल्यू है 1 और इसका है 2, तो पहले हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, है ना, इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। जब ये हो जाता है फिर हम लोग उसके बाद वाले उससे लोअर वाले डायमेंशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो चीज़ें लास्ट डायमेंशन शुरू होती है। और अगर इफ वन शेप है फ्यूअर डायमेंशन, लीडिंग वंस आर एडेड ऑटोमेटिकली टू द स्मॉलर शेप, है ना। तो अगर मेरे पास दो शेप है, पहला शेप है 5,2 और दूसरा शेप मेरे पास है सिर्फ 5, है ना। मतलब समझो ऐसा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ 5x2 डायमेंशन, और दूसरा है मेरे पास एक एरे है नमपाई एरे,
जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मुझे इसका सम करना है तो कैसे होगा, पहले यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होगा, और ब्रॉडकास्टिंग कैसे होगा, सबसे लास्ट से डायमेंशन को कंपेयर करना शुरू करेगा और लोअर डायमेंशन को हायर डायमेंशन में एक्सपेंड करके वो कॉम्पेटिबल बनाने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर डायमेंशन मिसमैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे शेप का डायमेंशन 2 है, यहाँ पे शेप का डायमेंशन है 1, तो वो मिसमैच हो रहा है, तो वो क्या करेगा, पहले वो डायमेंशन कॉम्पेटिबल बनाएगा। तो ये जो 5 है इसको कन्वर्ट कर देगा 1 5, मतलब पीछे वाले पार्ट में ये 1 ऐड कर देता है, ठीक है। तो अगर हमारा शेप 1 है 5,4,2 और दूसरे का शेप है जस्ट 5, तो वो कैसे करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा 5 4 2 को रहने देगा, और जो दूसरा 5 है उसको कर देगा 1,1,5, है ना। तो इस तरीके से पहले वो क्या करेगा कि फ्यूअर डायमेंशन वाले को में लीडिंग वंस ऐड कर देगा, ठीक है। तो दोनों का सबसे पहले क्या होगा, वो इक्वल हो जाएगा डायमेंशन, और जब डायमेंशन इक्वल हो जाएगा फिर यहाँ पे कंपेटिबिलिटी चेक होगा। कंपेटिबिलिटी चेक कैसे होगा, अगर दोनों इक्वल हैं, है ना, हर एक डायमेंशन के लॉन्ग वैल्यूज इक्वल हैं, देन दैट इज कॉम्पेटिबल, या फिर उसमें से कोई एक 1 है। तो रिजल्टिंग शेप इज द मैक्सिमम इन ईच डायमेंशन आफ्टर ब्रॉडकास्टिंग। तो जो रिजल्टिंग शेप बनेगा, जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो शेप बनेगा ना, उसका जो आउटपुट होगा दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे 1D और 2D का ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, तो अगर आप इसका शेप देखते हो तो इट इज़ 2,3, और नीचे वाले का शेप देखते हो तो इट इज़ 3, है ना। तो इसको चेक करने के लिए या ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या करेगा कि नीचे वाला जो शेप है ना इसको कन्वर्ट कर देगा 1,3, और ऊपर वाला है 2,3। तो देखेगा सबसे पहले पीछे वाले से कंपेयर करेगा, 3 3 मैच हो रहा है, 2 और 1 मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आउट ऑफ दिस टू 1 वैल्यूज 1, है ना, 1 है, तो वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए एप्लीकेबल है। वो क्या है, एप्लीकेबल है फॉर ब्रॉडकास्टिंग। तो इसका जो फाइनल आउटपुट होगा दैट विल बी ऑफ हायर वाला वैल्यू इन एवरी डायमेंशन, तो इट विल बी 2,3, है ना। तो ये क्या कर रहा है कि पहले ये सिर्फ एक एरे था, है ना, सिर्फ एक लिस्ट था, अब इसको कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से 10 20 30, और इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर देगा 10 20 30, है ना, और उसके बाद फिर ए और बी को सम कर देगा, अब वो कॉम्पेटिबल है फॉर सम, है ना। तो इस तरीके से ब्रॉडकास्टिंग काम करते हैं। इस तरीके से इवन दो अगर आप नॉन कॉम्पेटिबल डायमेंशन का इनपुट देते हो तो स्टिल नमपाई ट्राई करता है उसको कॉम्पेटिबल बनाने का, ठीक है। इन सम केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो चलिए हम लोग बहुत सारे शेप को देखते हैं। अगर आप ये एग्जाम्पल देखते हो, है ना, तो इसका शेप है 2,3 और नीचे वाले का शेप है 2,2, है ना। कैसे, इसमें आप देखोगे सबसे बाहर क्या है, 2 लिस्ट हैं, है ना। तो इट एक्सेस 0 में वैल्यू 2 है, और उसके बाद हर एक जो एरे लिस्ट है उसमें 3 एलिमेंट हैं, तो दैट इज़ वाई शेप इज़ 2,3। यहाँ पे हर एक लिस्ट में 2 आइटम है, दैट इज़ वाई शेप इज़ 2,2, ठीक है। तो अगर मैं डायमेंशन कॉम्पेटिबिलिटी चेक करूँ फॉर द पर्पस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या डायमेंशन इक्वल है। तो डायमेंशन इक्वल है, दोनों का डायमेंशन 2 है, ठीक है, दैट इज़ ओके। उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट से हम लोग कंपेयर करना शुरू करेंगे, तो 3 और 2 ये इक्वल नहीं है, और दूसरा कंडीशन क्या था कि आइदर ऑफ दिस टू शुड बी 1, तो ये भी नहीं है। तो अगर दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, अगर दोनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ नॉट कॉम्पेटिबल, इट इज़ नॉट कॉम्पेटिबल इवन फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ है, एक तो पहला कंडीशन है कि कॉम्पेटिबल फॉर ऑपरेशन लाइक एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसके लिए कॉम्पेटिबल होना है। अगर वो कॉम्पेटिबल नहीं है फॉर ऑपरेशन, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या वो ब्रॉडकास्टिंग के लिए कॉम्पेटिबल है। तो ब्रॉडकास्टिंग में कॉम्पेटिबल होने का ये रूल होता है, ठीक है। और अगर इस रूल को फॉलो नहीं करता, अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट इवन रेडी फॉर ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है, तो जब हम इसको एक्सिक्यूट करेंगे a+b, देन इट विल गिव अस एरर, ये हमें एरर देगा। सारे चीज़ों को हम लोग कोड में भी देखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग फेल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब भी अगर कोई लोअर डायमेंशन होता है, लाइक अगर एक 5,5 है और दूसरा 5,1 है ना, तो क्या करता है वो डायमेंशन को एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो एक्सपैंड करता है मतलब वो वैल्यूज़ को कॉपी नहीं करता, या फिर आप ऐसा समझो 1 2 3 और 4 मेरे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर है, दूसरा मेरे पास मैं
एक इंटीजर वैल्यू है, तो वो क्या करता है, वो सम करने के लिए पहले इसको कन्वर्ट करता है क्या, 5,5,5,5 यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट, नहीं ऐसा नहीं करता है। वो डायरेक्टली एक मैपिंग क्रिएट करता है यूजिंग ए कॉन्सेप्ट कॉल्ड रो स्ट्राइड या कॉलम स्ट्राइड, ठीक है, बेस्ट अपन यूज केस। वो एक मैपिंग क्रिएट करता है और वो डायरेक्टली सम परफॉर्म करता है, वो कुछ भी कॉपी क्रिएट नहीं करता है। इस तरीके से वो मेमोरी को सेव करता है, ठीक है। जो नमपाई में ब्रॉडकास्टिंग होता है उसको हम लोग इंटरनली सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे हमें हाई स्पीड मिल सकता है, क्योंकि सी जो होता है पाइथन कंपेयर में थोड़ा लो लेवल होता है, ठीक है। तो फिर एक बार जब वो ब्रॉडकास्टिंग कर देता है उसके बाद फिर वो एलिमेंट वाइज वो सम परफॉर्म कर देता है, ठीक है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टराइजेशन। तो वेक्टराइजेशन भी चीज़ों को फास्ट करती है। ये कैसे होता है इसको भी हम लोग देखेंगे आने वाले टॉपिक्स में, ठीक है। तो जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, जो हमने देखा उसका बेनिफिट क्या होता है, पहला वो मेमोरी एफिशिएंट होता है। जैसे अगर मेरे पास एक एरे ऑफ नंबर है ना, एक एरे ऑफ नंबर 1 2 3 4 इस तरीके से लेके 1000 तक, और मुझे हर एक एलिमेंट में मुझे 5 का ऐड करना है, तो अगर मैं दूसरा एक और एरे क्रिएट करूं जिसमें हर एक वैल्यू 5 हो, है ना, और उसके बाद मैं सम परफॉर्म करूं, तो दिस इज ए वेस्टेज ऑफ लॉट ऑफ स्पेस, बहुत सारे स्पेस का वेस्टेज हो रहा है ना। सेम चीज़ों को हम लोग अचीव कर सकते हैं, जस्ट एक इंटीजर वैल्यू हम लोग ऐड कर देंगे और NumPy विल टेक केयर ऑफ दिस यूजिंग ब्रॉडकास्टिंग कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से हम लोग मेमोरी सेव कर सकते हैं, और दूसरा कि NumPy के हेल्प से ये सारे ऑपरेशन फास्टर होते हैं यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टराइजेशन, है ना, जिसमें कि हम लोग लूप को रिप्लेस करते हैं वेक्टराइजेशन लॉजिक से। क्या होता है वेक्टराइजेशन लॉजिक, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो वेक्टराइजेशन का मतलब होता है परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन इंटायर एरे एट वंस इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग एलिमेंट बाय एलिमेंट इन पाइथन, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि जो NumPy के जो ऑपरेशंस होते हैं ना वो इंटरनली सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट होते हैं, विच अवॉइड्स पाइथन लेवल लूप एंड इंटरप्रेटर ओवरहेड। तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो पाइथन का जो लूप होता है दैट इज़ वेरी मच स्लोवर, है ना। पाइथन का जो लूप होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है कंपेयर टू दूसरे लैंग्वेज लाइक सी, प्लस इसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्रेटर का ओवरहेड होता है, ठीक है। इसको भी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इंटरप्रेटर ओवरहेड को, इसको मैंने ऑलरेडी दूसरे टॉपिक्स में कवर किया है, ठीक है। तो अगर मैं ये करूँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो NumPy एरे क्रिएट किया है ना, दोनों वन डायमेंशनल NumPy एरे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ a+b, है ना, तो ये इंटरनली क्या करता है, यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है वो इंटरनली NumPy में वो कॉन्सेप्ट यूज करता है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। और अगर मैं इस तरह करता हूँ तो वो क्या करता है, वो हर एक जो NumPy एरे है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पिक करता है। 2 1 का सम 3 होगा, 3 2 का सम 5 होगा, और 4 और 3 का सम 7 होगा। इस तरीके से वो हर एक एलिमेंट को पिक करके उसका सम फाइंड करता है, ठीक है। एंड दिस इज डन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टराइजेशन, है ना। तो अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, वेक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो इसको हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं यूजिंग लूप, है ना। तो दिस इज अ कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन ऑफ अचीविंग a+b, है ना, जिसमें हम लोग क्या करें कि लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर लूप के अंदर हम लोग x और y का सम कैलकुलेट करके और उसका आइटम को हम लोग एक लिस्ट में ऐड करते जा रहे हैं, है ना। तो दिस इज लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे इंटरनली फोर लूप का यूज हो रहा है। हम लोग देखेंगे कि जो लूपिंग का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है ना दैट इज़ वेरी मच स्लोवर कंपेयर टू वेक्टराइजेशन का लॉजिक, ठीक है। तो जब मैं a+b परफॉर्म करता हूँ तो क्या होता है, NumPy इंटरनल लूप यूज नहीं करता है टू कंप्यूट सम ऑफ ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। NumPy क्या करता है, NumPy इंटरनली सी का एक ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन को कॉल करता है जो कि परफॉर्म करता है एलिमेंट वाइज एडिशन डायरेक्टली ऑन द मेमोरी बफर, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो NumPy का जो लूप होता है आर इन कंपाइल्ड सी मच फास्टर देन पाइथन लूप। तो सबसे पहला पॉइंट, पाइथन का लूप जो होता है वो बहुत स्लो होता है कंपेयर टू सी का जो लूप होता है, या फिर सी का लूप मच फास्टर होता है कंपेयर टू पाइथन का लूप। उसके बाद क्या होता है कि फ्यूअर पाइथन इंस्ट्रक्शन, चीज़ें सी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट होती है, पाइथन का यहाँ पे कॉल नहीं होता है। तो जब सी में होता है, सी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो चीज़ें फास्टर होती है कंपेयर टू पाइथन, है ना। और उसका होता है SIMD ऑप्टिमाइजेशन। SIMD का मतलब होता है सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑन मल्टीपल डेटा, ठीक है।
मल्टीपल डेटा। मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एलिमेंट, और ऐसे ऑपरेशन मेरे को 1 मिलियन करने हैं, ठीक है, मतलब छोटे छोटे ऑपरेशन बहुत सारे डेटा पे करना है ना। तो आप ऐसे समझो कि मेरे पास 2 लिस्ट हैं और हर एक लिस्ट का डायमेंशन है 1 मिलियन एलिमेंट, ठीक है, और मुझे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम करना है। तो इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है, ए प्लस बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये इंस्ट्रक्शन करना है और मेरे को 1 मिलियन एलिमेंट पे करना है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा ऑपरेशन, ठीक है। तो एस आई एम डी ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है, यूजेस CPU वेक्टराइज इंस्ट्रक्शन फॉर मल्टीपल एलिमेंट एट वंस यूजिंग वाइड वेक्टर रजिस्टर्स, ठीक है, ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी भी अगर आप कुछ कंप्यूट करते हो ना CPU में, तो वो डायरेक्टली मेन मेमोरी से कंप्यूट नहीं होता है। वो क्या करता है, अगर मुझे ए प्लस बी कंप्यूट करना है तो वो ए को पहले रजिस्टर में सेव करता है, R1 और R2, है ना, और उसके बाद उसको कंप्यूट करता है और उसके बाद उसको R3 में स्टोर करता है। इस तरीके से ऑपरेशन होते हैं ऑन CPU। वो मेन मेमोरी से रीड नहीं करता है क्योंकि मेन मेमोरी इज मच स्लोवर कंपेयर टू CPU। मतलब CPU का जो एक्सिक्यूशन स्पीड होता है उसके कंपेयर में मेन मेमोरी बहुत ज़्यादा स्लो होता है। तो कंप्यूटेशन करने के लिए आपको पहले डेटा को रजिस्टर में लाना होता है और ऑपरेशन को परफॉर्म करना होता है, ठीक है। तो रजिस्टर जो होते हैं ना, अगर जनरली आप ऐसा समझो कि एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, एक इंटीजर 4 बाइट लेता है और मेरे पास 16 बाइट का रजिस्टर है, तो मैं 4 आइटम को एक बार में स्टोर कर सकता हूँ रजिस्टर पे, लाइक 2 3 4 5। तो दिस इज R1 और मेरे पास एक और रजिस्टर है R2 जिसमें मेरे पास वैल्यूज है 1 2 3 4। तो एक रजिस्टर में 4 वैल्यूज स्टोर हो गए, है ना। और मुझे क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है, सिंगल ए प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म करना है और ये सारे डेटा पे करना है। तो मैं डायरेक्टली इसको एक लूप में, है ना, लूप, सिंगल लूप आइट्रेशन में मैं इसको परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। R1 प्लस R2 कर दूंगा ना तो ये सीधे कंप्यूट हो जाएगा और वो R3 में स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से चीज़ें डिजाइन होती है टू यूज़ SIMD ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, या वेक्टराइजेशन। ये होता है हमारा वेक्टराइजेशन का लॉजिक, ठीक है। तो एक बार में मैंने क्या किया, 4 एडिशन परफॉर्म किए, है ना। अगर मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना होता यूजिंग नॉर्मल लॉजिक तो मैं क्या करता, लूप लिखता और लूप को 4 टाइम्स आइट्रेट करता, तब मेरे पास 4 एडिशन होते। तो उसके जगह पे मैंने क्या किया, एक सिंगल ऑपरेशन में मैंने इसको परफॉर्म किया। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। तो जो आजकल के जो CPU होते हैं उसमें एक बार में आप 16 एडिशन परफॉर्म कर सकते हो, 16 फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन या 16 इंटीजर एडिशन। ये सारे रजिस्टर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ये सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में, जिसके कारण हम लोग चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है इंस्पायर्ड होता है थोड़ा बहुत, आप बोल सकते हो GPU भी इसी लॉजिक पे बेस्ड होता है, ठीक है। बट ये चीज़ को आप CPU पे परफॉर्म कर सकते हो, इसके लिए आपको GPU की ज़रूरत नहीं करती है, ठीक है। और दूसरा बेनिफिट होता है कि मेमोरी एफिशिएंट होता है, वर्क्स विथ कंटिग्यूस एरे एंड ब्रॉडकास्टिंग विदाउट क्रिएटिंग मिनी इंटरमीडिएट पाइथन ऑब्जेक्ट, है ना। तो हमने देखा था कि जो नम पाई होता है ना, नम पाई में जो मेमोरी स्टोरेज होता है या नम पाई एरे का जो स्टोर होता है वो प्योर C स्टाइल में होता है ना। और C स्टाइल में क्या होता है, कंटिग्यूस एलोकेशन होता है। तो जब चीज़ें कंटिग्यूस एलोकेशन होता है मेमोरी का, तो जब मैं ये सारे ऑपरेशंस करूँगा ना, तो ऑपरेशंस में डेटा को रीड करना, राइट करना, ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती है ना। क्योंकि पाइथन क्या होता है कि पाइथन एक रैपर होता है, पाइथन के ऊपर एक रैपर होता है, उसके अंदर इंटरनली C पाइथन होता है और उसके अंदर चीज़ें इंप्लीमेंट होती है। तो ये एक ओवरहेड होता है, ठीक है। और जब हम लोग NumPy यूज़ करते हैं तो चीज़ें डायरेक्टली C लैंग्वेज में होती है, तो जिससे ये ओवरहेड कम होता है और हम लोग वेक्टराइजेशन के हेल्प से चीज़ों को बहुत ही फास्टली अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्यों वेक्टराइजेशन फास्टर होता है। आई नो कि आपको इसको डिटेल में समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हाँ, इतने कम टाइम में आप इसको डिटेल में नहीं समझ सकते हो। अगर आपको इसमें डिटेल समझना है तो यू कैन रेफर ऑनलाइन सोर्सेज, ठीक है, समझे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कितना फास्ट होता है जो वेक्टराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कितना फास्ट होता है कंपेयर टू लूप। क्या वो 2 टाइम्स फास्टर होता है, 3 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है ना। ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कितना फास्टर होता है। तो एक्चुअली में जो वेक्टराइजेशन का जो लॉजिक होता है वो मोर देन 50 टाइम्स फास्टर होता है, समझे। तो अगर आप कोई कोड को वेक्टराइजेशन से लिखते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो दैट टेक्स 1 सेकेंड। और अगर आप उसी चीज़ को अगर आप लूप से लिखोगे ना तो इट विल टेक 50 प्लस सेकेंड। आप सोचो 50 टाइम्स
लूप इज स्लोअर कंपेयर टू वेक्टराइजेशन, और प्लस वेक्टराइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी होता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब यूजेस कैसे, आप सिंपल एक आप numpy का बिल्ट इन फंक्शन कॉल करोगे और आपका टास्क हो जाएगा, है ना। बिल्ट इन फंक्शन कॉल करोगे, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें वेक्टराइजेशन में फास्टर इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कैसे कंपेयर कैसे किया, मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक लिस्ट ऑफ नंबर लिया है, ठीक है, और उसका साइज़ क्या है, इट इज़ 10⁻7। मैंने 10⁻7 साइज़ का एक numpy अरेंज फंक्शन की हेल्प से मैंने एक एरे क्रिएट किया है, ठीक है। और मैं उसमें क्या कर रहा हूँ कि हर एक आइटम का मैं स्क्वायर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने इम्प्लीमेंट किया यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, या इसको आप बोल सकते हो यूजिंग लूप, है ना। इसको हमने लूप से इम्प्लीमेंट किया है। तो इसका टोटल एक्सिक्यूशन टाइम मेरे को लगा 1.08 सेकेंड, ये एक्सिक्यूशन टाइम लगा यूजिंग लूप। और अगर मैं सेम चीज़ों को यूजिंग वेक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट से इम्प्लीमेंट करता हूँ यूजिंग numpy, है ना, तो पहला बात तो ये है कि इसका जो कोड होगा वो बहुत सिंपल होगा, और दूसरा बात ये है कि इसका जो एक्सिक्यूशन टाइम होगा दैट विल बी अराउंड 0.018, आप बोलो, सेकेंड। तो आप देखोगे जब आप कंपेयर करोगे ना दोनों को, तो इट इज़ अराउंड 59 टाइम्स फास्टर, है ना। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वेक्टराइजेशन का जो कोड होता है इट इज़ 50+ टाइम्स फास्टर, बिकॉज इट रन्स इन कंपाइल्ड सी लूप्स इंटरनली एंड इट यूजेस अदर कॉन्सेप्ट लाइक SIMD, है ना, एंड सी बेस्ड contiguous एलोकेशन फॉर numpy एरे, है ना। तो ये सारे लॉजिक्स टुगेदर पुट करके हमारा जो वेक्टराइजेशन होता है जिसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग numpy में करते हैं, है ना, दैट इज़ मच बेटर, है ना। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट का आइडिया लगा होगा, चीज़ें क्या होती है, कैसे काम करती है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।